नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक नगरी अमृतसर के हरमिंदर साहिब के दर्शन किए और वहां माथा भी टेक कर वाहेगुरु से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। साथ ही पीएम मोदी को भारी मतों से विजयी बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी अरदास की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रागी भाइयों के शब्द कीर्तन के बीच गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन आत्म में सुख प्रदान करने वाले थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों के साथ बातचीत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला का हर मतदाता प्रदेश और देश के विकास के लिए पीएम मोदी को जीत दिलाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साहानी बिल्डर सुसाइड मामला अब हाई प्रोफाइल बनता नजर आ रहा है। साहानी बिल्डर सुसाइड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब बीजेपी नेता का नाम भी इसमें सामने आया है, जिसमें साहानी बिल्डर से गुप्ता बंधुओं की डील करवाई थी। वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। के सुसाइड मामले में आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से साहानी बिल्डर सुसाइड मामले पर अब राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब पुलिस भी गंभीरता से जांच करती नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से अभी तक जो प्राथमिक दृष्टि में 2 दोषी नजर आ रहे थे गुप्ता बंधु, उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन जांच के जो अन्य जो विषय है उन विषयों पर भी पुलिस जांच करती नजर आ रही है। साथ ही पुलिस की तरफ से जो आरोपी है उनके खिलाफ 2 और बड़ी धाराएं लगाने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी पूर्व में जो धाराएं लगी थी उनके साथ साथ 2 और धाराएं यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन अब सफेद पोस्ट नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए पुलिस भी हर कदम फूंक फूंक कर चलने का काम कर रही है। जबकि विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार सीबीआई जांच करे ताकि साहानी बिल्डर्स को न्याय मिल सके। ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक जो मामले है तो भी जांच यहाँ पर चल रही है कि किस प्रकार से पूरा प्रकरण रहा है, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि पुलिस सिर्फ जांच पर हटकी है और अभी जो प्रथम दृष्टि दोषी नजर आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरामैन नसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहां पर्यटन राजस्व का एक बहुत बड़ा साधन है। उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गढ़वाल क्षेत्र में चारों धाम के दर्शन करने आते हैं। अब सरकार कुमाऊं क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ाने के लिए मानस खंड सर्किट बनाया गया है। इसके तहत कुमाऊं में प्रसिद्ध मंदिरों और स्थानों को जोड़ा गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि कुमाऊं रीजन में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस शुरू किया गया है, जिसमें रेलवे और IRTCS से एग्रीमेंट किया गया है और एक ट्रेन भी लीज पर ली गई है। हमने मानसखंड ये जो कुमाऊं का रीजन है वहाँ के जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले के जो मंदिर है उसके लिए एक सर्किट बनाया है और मानसखंड एक्सप्रेस हमने शुरू किया है, जिसमें हमने इंडियन रेलवे के साथ और IRCTC के साथ एक एग्रीमेंट किया है और हमने 1 साल के लिए एक ट्रेन हमने लीज पे ले लिया है। इसकी दूसरी यात्रा हमारी पुणे से दूसरी ट्रेन हमारी आ गई है। इसके अंतर्गत जो हमारे कुमाऊं साइड के जो प्रसिद्ध रिलीजियस इंपॉर्टेंस के जो मंदिर है उनका भी दर्शन अन्य देश के अन्य प्रदेशों के लोग भी करने जा रहे हैं। इसका जो तीसरी यात्रा जो मानसखंड एक्सप्रेस के अंतर्गत की होगी, जो श्री कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो जून से हमारी शुरू होगी, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग में श्री कार्तिक स्वामी जी का जो मंदिर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए, और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के शुरुआत होते ही पुलिस विभाग द्वारा भी ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत सभी धामों में
अमर्यादित काम करने जैसे नशे का सेवन करने पर पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अभिनव कुमार ने यात्रियों से यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही डीजीपी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन करता है तो मैं उसको मतलब हमारी नज़र में ये एक अक्षम्य अपराध है और ये हमारे इस देवभूमि की जो भावनाएं हैं, जो इसकी एक कल्पना है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन है और हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं चाहूँगा कि हमारा तो अनुरोध यही रहेगा यहाँ पधारने वाले सभी नागरिकों से कि देखिए ये हम तो चाहेंगे कि आप स्वयं से ही अपने अंदर से ही सही भावना के साथ इस मर्यादा का सम्मान रखें और हमें ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें इसमें कोई कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन अगर फिर भी किसी भी कारण से कोई इसका उल्लंघन करेगा और हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश कुमार ने यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने करीब 9 भाषाओं में यात्रा की एसओपी जारी की है, जिससे यात्रा में शारीरिक समस्या के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग काफी कठिन है, ऐसे में यात्रियों को अपना स्वास्थ्य देखकर ही यात्रा करनी चाहिए। देखिए, मैं सभी यात्रीगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसओपीज जारी किए गए हैं, आप ही की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने जारी किया है एसओपीज। इसका भली भांति अध्ययन कर लें कोई यात्रा शुरू करने से पहले और अपने आप को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें वेदर के हिसाब से। और जैसे यमुनोत्री और केदारनाथ जी का जो ट्रैक है वो जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो हर 1 से 2 घंटे के ट्रैक में लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लें। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे। एक तरफ गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, लगातार तापमान में हो रही वृद्धि के कारण लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली की कटौती से जनता परेशान है। शहर से लेकर गांव तक जनता उमस भरी इस गर्मी से परेशान है। जनता का गर्मी के कारण हाल बेहाल है। लगातार बढ़ते तापमान से ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनों में भी फॉल्ट हो रहा है। एक तरफ तो कुदरत की मार और दूसरी ओर बत्ती गुल हो जाने के कारण लोगों को गर्मी से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब लोगों को इंतजार है तो इस बात का कि आखिर कब तक बिजली सुचारू रूप से शुरू हो सके और उन्हें इस गर्मी से राहत मिल सके। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बिजली विभाग की भी लगातार कोशिश कर रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी धर्मों में बढ़ जाती है। इस दौरान इसके लिए बिजली विभाग पूरी तरह से तैयार है और चारों धामों में करीब 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। धाम में लीन सीजन में तो लगभग 0 होता है। जैसे यात्रा शुरू होती है वहाँ पर डिमांड बढ़ती है और हमारी जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो 100% पूरी करते हैं और हमारे चारों धामों में लगभग 23.5 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बल्कि पर डे का चार्ट है, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई 23 से 24 घंटे। वहीं उत्तराखंड में मौसम के हालात जनता को परेशान कर रहे हैं। आसमान से बरसती गर्मी जनता को बेहाल कर रही है, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून के आसपास मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
24 से 72 घंटे काफी और गर्म उमस रहने वाली है। मौसम विभाग ने भले ही 30 या 31 मई को मौसम बदलने की बात जरूर यहाँ पर कही है, लेकिन जिस प्रकार से तपिश है, जिस प्रकार से उमस है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक किसी प्रकार से मौसम और गर्म रहने वाला है। तापमान, अगर हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री मैदानी क्षेत्रों में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यही तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उमस और गर्मी है, तो ऐसे में जनता बेहाल है और ये कहा जा सकता है कि 1 जून से मौसम बदलने की संभावनाएं लग रही है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। लेकिन तापमान, यानी जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वो सीधे तौर पर जनता के लिए भी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। और स्थानीय खबरदार ये कहा जा सकता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे जनता को इसी प्रकार से और यहाँ पर इस उमस को झेलना पड़ सकता है। कैमरामैन नजमीना साहब, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड में आगा वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये जानने के लिए पूरे देश की जनता उत्सुक है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। काउंटिंग की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर रणनीति बना रही है। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जानकारी दी कि 5 लोकसभा सीटों के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों को पत्र लिख दिया गया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर ले, ताकि कोई भी बात होने पर ठोस कदम उठाया जा सके। नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सके, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सके। क्योंकि फॉर्म 17 जो है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17C के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हम तुरंत उसमें चाहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पुलिस की नजर से अपराधियों का बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे मामले हैं। पुलिस विभाग की काबिलियत पर सवाल खड़े करने का काम करते हैं, तो वहीं आरोपियों को पकड़ने का एक मुख्य जरिया सीसीटीवी कैमरा माना जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे मात्र शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जिसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के समस्त क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया जाएगा, जो अपराधियों को पकड़ने में काफी मददगार साबित होगा। आईटी का जमाना है अभी। आईटी के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सच एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, और जितनी भी चीजें जहाँ पे कैमरा, जहाँ पे 2 आंखें मतलब कम देखती हैं, उसके जगह पे अगर आप 1000 आंखें कर दें कैमरे के तौर पे, और तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो जितने भी आईटी इनेबल सर्विसेज हैं उसका भी हम यूज करेंगे। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत एक मैंडेटरीली हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लिफ्ट करना है सर्टेन केसेस में। तो ये सब आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएगी आसाम। आईटी का जवाब प्रदेश में सहायक प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक बेसिक के लगभग 3600 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जनपदवार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती में ऐसे डीएलडी और डीएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने में छूट दी जाती है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े 3600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा उत्तराखंड के युवाओं से किया था, उत्तराखंड के लोगों से किया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो इंटीरियल इलाके हैं वहां पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भेजने का काम, नर्सिंग जो बैकलॉग था, नर्सेज भेजने का काम, उनका अपॉइंटमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में जहां जहां पर रिक्त पद थे उनको भी भरने का काम को लेकर के जो है भर्तियां शीघ्र खोली जा रही हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के तमाम जो युवा हैं जो काफी समय से आशावंत थे कि उनको रोजगार मिले और सरकारी रोजगार मिले, सो हम आगे बढ़। वहीं हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी आई है। डीएम के निर्देश के बाद नरीमन चौराहे से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकानों और दुकान मालिकों को नोटिस देने का काम शुरू कर दिया था। साथ ही पर्यटकों और आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए रात में सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी परिशोत्तम वर्मा का कहना है कि जिन स्थानों पर जाम लगा रहता है उन स्थानों पर और उन रास्तों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। वहीं शहर के चौराहों की चौड़ीकरण की जद में आ रही 50 साल से ज्यादा पुराने लगभग 11 पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त सर्वे किया है। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण और विकास किया जाना है। देखिए, हमारा 13 चौराहे हैं, इसके चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और 2-3 चौराहों में लगभग कार्य पूर्ण होने की स्थिति में भी आई है। और साथ ही इसमें कुछ वृक्षों के पातन का कार्य भी है, जो लगभग 250 के करीब वृक्ष हैं, जो मोटे और कुछ पतले वाले हैं, तो और कुछ मोटे वृक्ष हैं, तो छोटे और बड़े सभी वृक्ष मिलाकर 250 के आसपास हैं। इसमें कटान होना आवश्यक है रोड चौड़ीकरण के देखिए, परंतु कुछ ऐसे वृक्ष जो ऐतिहासिक महत्व के हैं या धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके शिफ्टिंग का भी प्रयास अभी विशेषज्ञों के माध्यम से किया जा रहा है। खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति को गोली लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया, लेकिन दोनों पक्षों के लोग भाग गए। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। एसपी देहात का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल जारी है और पुलिस की ओर से मुकदमा लिखा गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में जांच शुरू हो चुकी है। नगला इमरती के पास युवकों के दो पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर आपस में तनातनी की स्थिति में किसी के द्वारा गोली चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जो किसी तीसरे व्यक्ति को लगी है। इस संबंध में वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये जानकारी की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा उक्त घटना कारित की गई है। जिन लोगों के द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसने भी घटना की है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह के सामने महिलाओं का दंगल देखने को मिला। महिलाओं ने झगड़े में एक दूसरे के बाल तक नोच डाले। वहीं भीड़ मोबाइल में घटना का वीडियो कैद करती नजर आई। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे भी चलाए। महिलाओं का ये दंगल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये महिलाएं भीख मांगने का काम करती हैं। झगड़े का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बरसात में होने वाले जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक सेवाओं की समुचित व्यवस्था किए जाने के भी संबंध में सभागार में बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि नगर निगम, नगर निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दौरान जल भराव ना हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों की सफाई कार्य की समस्या समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम सहित समस्त नगर निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखते हुए कि आगामी समय में जो बारिश होगी हमारी 25 तारीख के बाद
जैसा रहता है हमेशा कि 25 तारीख के जून के बाद हमारी बारिश होती है, और पुराना अनुभव जो हमारे विगत वर्ष का रहा है कि बरसात के दौरान हमारे सारे नाले, तो वो दिक्कत इस बार ना हो, उसके लिए जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में हैं और रूरल एरियाज में जो नाले विशेष पड़ते हैं, बड़े बड़े नाले हैं, खासकर छोटे नाले भी हैं, उनकी सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी। तो जितने भी लोकल बॉडीज में हैं, हमारे नगर पालिका हैं, नगर पंचायत हैं, नगर निगम। वहीं मसूरी में स्प्रिंग रोड 9 मंजिला मंदिर के निचले इलाके की जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जंगल में लगी आग की सूचना पर वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद डीएफओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मसूरी का ये पूरा मामला है जहां अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।